प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। व्यवसाय प्रबंध के अंदर हमने पिछली कक्षा के अंदर प्रबंध के बारे में पढ़ा और प्रबंध के उद्देश्य के बारे में पढ़ा कि बिना प्रबंध के कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता है। आज हम प्रबंध के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात अपन बता चुका हूँ कि अपने व्यवसाय अध्ययन के अंदर मुख्य रूप से अर्थ, विशेषताएं और उसका महत्व है। प्रत्येक क्षेत्र में ये तीन चीज कार्य करती है। अब बात आती है अपनी प्रबंध के महत्व की कि प्रबंध का क्या महत्व है। प्रबंध किसी न किसी रूप में मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ है। प्रबंध मानव सभ्यता, आदि मानव वो खानाबदोश था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपने खाने की व्यवस्था करता था। उसे जहाँ खाना मिला, जानवर को मार लिया, खा लिया, गुफाओं में रह लिया। यानी एक तरह से वो असभ्य था। जैसे जैसे उसने सभ्यता हासिल की, पहिए का आविष्कार किया, एक स्थान पर रहने लगा। एक स्थान पर जब से उसने रहना शुरू किया, तभी से उसने प्रबंध का कार्य अपना शुरू कर दिया। अपन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की अगर बात करें तो खुदाई में जो अवशेष मिले, उनकी खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उसमें बड़े बड़े स्नानागार हैं, उनके नाली, शहर के अंदर नालियों की व्यवस्था थी, यहाँ तक कि व्यापार की भी व्यवस्था थी। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में अपने, उसका कालीबंगा नाम क्यों पड़ा कि काली कांच की चूड़ियां। तो 8000 वर्ष पूर्व अगर खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनमें कांच की काली चूड़ियां मिली है, इसका मतलब कि वहां पर निश्चित रूप से व्यापार का आविष्कार हो चुका था। चूड़ियां बनाने के लिए निश्चित रूप से कारखाने थे, और जब इस प्रकार की अगर व्यवस्था थी तो निश्चित है कि और भी उनके पास विकास था। लोहे के हथियार मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पहिए का आविष्कार मिला। तो मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मानव सभ्यता, जब से मानव ने सभ्यता से एक स्थान पर रहना शुरू किया, वस्तु विनिमय शुरू किया, वस्तु विनिमय के बाद में मुद्रा विनिमय शुरू हुआ, और व्यापार की जब से शुरुआत हुई है तब से प्रबंध की व्यवस्था शुरू हुई है। तो किसी न किसी रूप में प्रबंध वो मानव सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है। यह सभी क्षेत्रों में लागू होता है। अपन इस बात को पढ़ चुके हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक है, सभी क्षेत्रों में लागू होता है, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो। और जब सभी क्षेत्रों में होता है तो अपना व्यवसाय का क्षेत्र इससे वंचित नहीं रह सकता है। प्रबंध सार्वभौमिक है, सभी क्षेत्रों में लागू होता है। अपन धार्मिक स्थान पर जाते हैं, देखते हैं कि प्रबंध की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सामाजिक, अपने समाज में रहते हैं, विभिन्न प्रकार के समाज के लोग होते हैं। कई समाज है वो सभ्य समाज है, हम कहते हैं कि वो समाज बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया होने का कारण क्या है? उनकी प्रबंध की व्यवस्था अच्छी है। आर्थिक स्थिति कम या ज़्यादा हो सकती है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उनकी प्रबंध की व्यवस्था किस प्रकार की होती है। सीमित संसाधन होते हुए भी अपने प्रबंध के जरिए अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिकता के बाद में आता है राजनीतिक। राजनीति के अंदर अगर प्रबंध की व्यवस्था अच्छी है तो उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में संसाधन बहुत है, लेकिन उनका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है, और समुचित उपयोग तभी हो सकता है जब प्रबंध की व्यवस्था अच्छी हो। शैक्षणिक के संसाधन हैं, शिक्षा के क्षेत्र में संसाधन सभी विद्यार्थियों को एक जैसे दिए जाते हैं, सभी विद्यालयों को एक जैसे दिए जाते हैं, लेकिन उनका समुचित उपयोग प्रबंध से ही किया जा सकता है। और सभी क्षेत्रों में है तो व्यवसाय से वंचित नहीं रह सकता है, और आज का युग है वो व्यवसाय का युग है। तो प्रबंध है वो सभी क्षेत्रों में लागू होता है, और बिना उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी हम उद्देश्य के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि प्रबंध के मुख्य रूप से उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य।
तो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के बारे में मैंने बताया भी था कि अभी वर्तमान में बोर्ड की क्लास में आया था कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है। व्यवसाय का उद्देश्य यानी लागत उत्पादन तो अधिक हो लेकिन उसका लागत मूल्य कम आए। तो अपने व्यवसाय का कोई भी उद्देश्य है और मुख्य रूप से व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। और लाभ भी कैसे? लोगों की सेवा करते हुए। लोगों की सेवा भी करनी है, लाभ भी कमाना है, व्यवसाय के अस्तित्व को भी बचाए रखना है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का महत्व है वो और बढ़ जाता है। संसाधन, हमें जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं, संसाधन प्रत्येक संस्था में सीमित होते हैं। मुख्य रूप से संसाधन को मेरे बारे में मैंने बताया था आपको, मानव मशीन मुद्रा विधि, मानव मशीन मुद्रा विधि, कच्चा माल और बाजार। तो ये संसाधन है, इनका समुचित उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है? प्रबंध के जरिए ही संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए देखिए 1990 के दशक में विशेष तौर से तो अपन अगर भारतवर्ष की बात करें, अपने भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। अपने भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। हमारे देश के जो खजाने हैं वो खाली हो गए थे। नोट छापने के लिए हमें खजाने के अंदर स्वर्ण आभूषण और विदेशी प्रतिभूतियां रखनी पड़ती है, तब हम नोट छाप सकते हैं। नोट छापने के लिए अपने खजाने के अंदर अपने विदेशी प्रतिभूतियां और स्वर्ण आभूषण रखने के बाद में हम नोट छाप सकते हैं। वो भी अपनी स्थिति नहीं थी, अपने खजाने खाली हो गए थे। विश्व बैंक का ऋण ज्यादा हो गया था, अपने को उधार को देने वाला नहीं था। उद्योगों की स्थिति है वो खराब हो गई थी। ऐसी स्थिति में तत्कालीन सरकार ने 1990 और 91 के अंदर उदारीकरण की नीति अपनाई। उदारीकरण के अंदर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत लाइसेंस नीति को सरल बनाया गया, अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना की गई और अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना कर उनको ऋण की व्यवस्था की गई, सरल ऋण की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से निजी क्षेत्र के अंदर उद्योगों को दिया गया ताकि कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। वैश्वीकरण, पूरा का पूरा विश्व एक है, हम किसी भी देश के से व्यापार कर सकते हैं, आयात निर्यात किया जा सकता है। कच्चे माल की हमें आवश्यकता होती है तो हमें आयात करना पड़ता है और तैयार माल को हमें निर्यात करना पड़ता है। हालांकि प्रत्येक देश की स्थिति अपनी नीति इस प्रकार की रहती है कि अधिक से अधिक निर्यात किया जाए। जितना अधिक निर्यात करेंगे उतनी अधिक विदेशी मुद्रा आएगी और विदेशी मुद्रा आएगी तो देश का आर्थिक विकास होगा। और यह सभी किससे संभव हो सकता है? प्रबंध से। अगर प्रबंध का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, प्रबंध सुचारू रूप से है, तो आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई जा सकती है। जैसा कि बताया, वैश्वीकरण के अंतर्गत पूरा का पूरा विश्व एक है। हालांकि विश्व की सीमाएं हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर एक दूसरे देश से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जा सकता है। इस वर्तमान युग में प्रबंध का महत्व और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आज का पहले एक समय विशेष था। समय विशेष था, उस समय व्यापार स्थानीय स्तर का होता था। यातायात के साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, संप्रेषण के साधन नहीं थे, स्थानीय स्तर पर व्यापार होता था। लेकिन आज का व्यापार है वो स्थानीय स्तर का न होकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार में प्रबंध का महत्व है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि आज के युग में विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धा है। तो सबसे पहली बात आती है कि पहला कि प्रतिस्पर्धा का सामना करना। क्यों? क्योंकि आज का युग स्थानीय स्तर का न कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है। उद्देश्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्राथमिक उद्देश्य कम मूल्य पर, कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करना और कम लागत, उच्च गुणवत्ता भी होनी चाहिए। कम लागत मूल्य ऐसा नहीं है कि कच्चे माल रॉ मटेरियल है वो कम मूल्य का या घटिया किस्म का हो। रॉ मटेरियल भी उच्च कोटि का होना चाहिए और लागत मूल्य भी कम आना चाहिए। आज का इस प्रतिस्पर्धा के युग में यह प्रतिस्पर्धा केवल आंतरिक ही नहीं बल्कि बाह्य भी प्रतिस्पर्धा उपक्रमों में पैदा हो गई है। आंतरिक प्रतिस्पर्धा केवल
अपने उपक्रम के अंदर की प्रतिस्पर्धा जिसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। अंतर की प्रतिस्पर्धा किसी भी प्रकार की हो सकती है, कर्मचारियों की हो सकती है, स्वामियों की हो सकती है। कर्मचारियों को मैंने बताया आपको कि प्रत्येक कर्मचारी में कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन वह पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो उसको पूर्ण क्षमता बनाए रखने के लिए आंतरिक प्रतिस्पर्धा है, उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन बाह्य प्रतिस्पर्धा है उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। उसे उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बनाए रखना अति आवश्यक होती है। बाह्य प्रतिस्पर्धा है, जैसे एक सामान्य बात हम करते हैं कि हमने एक लाइन खींची तो उस लाइन को छोटी कैसे की जाए, तो उसके साथ में बराबर में बड़ी लाइन खींचकर उसको छोटी किया जा सकता है। तो बाह्य प्रतिस्पर्धा जो है वो जो गुणवत्ता दूसरे उपक्रम बना उपयोग में लेते हैं, उसी गुणवत्ता का, उसी विधि का या उससे श्रेष्ठ विधि का उपयोग हम कर बाह्य प्रतिस्पर्धा में हम टिक सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन संभव हुआ है इस प्रतिस्पर्धा के कारण, क्योंकि प्रत्येक उपक्रम जो है इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को आतुर दिखाना चाहता है, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, और अपने आप को श्रेष्ठ तभी दिखा सकता है जब उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन करे। उच्च गुणवत्ता की वस्तु का उत्पादन तभी संभव होता है जब कच्चा माल श्रेष्ठ किस्म का हो, श्रेष्ठ किस्म की मशीनों का उपयोग किया जाए। अब बात समझ में आती है कि उच्च गुणवत्ता का उत्पादन हो और मूल्य भी कम आए। यह संभव कैसे हो सकता है? यह संभव तभी हो सकता है जब हम बड़े पैमाने पर इकाइयों का उत्पादन करते हैं। एक मशीन विशेष है जो केवल 1000 इकाइयों का उत्पादन करती है, और वही एक उत्पादन करने वाली मशीन है वो 1,00,000 इकाइयों का उत्पादन करती है। तो निश्चित रूप से 1,00,000 इकाइयों का उत्पादन करने वाली का पर यूनिट जो है वो मूल्य है वो कम आएगा, और 1000 इकाइयों करने वाले का अधिक आएगा। तो उत्पादन अधिक हो ये, और उच्च गुणवत्ता निश्चित रूप से रॉ मेटीरियल वो तैयार किया जाता है। तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने में भी प्रबंध का महत्व है वो बढ़ जाता है। आज विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा है। एक समय विशेष था जब स्थानीय स्तर था, स्थानीय स्तर के अंदर वस्तुओं के मूल्य है, स्थानीय स्तर पर ही वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, लेकिन यातायात के साधन बढ़ गए, संचार के साधन बढ़ गए, कम्युनिकेशन के साधन बढ़ गए, इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है और ग्राहक को उच्च गुणवत्ता की वस्तु भी मिली है। और यह कैसे संभव हो सकता है? जब प्रबंध की व्यवस्था है वो बढ़िया हो, प्रबंध अच्छा हो। नेक्स्ट बात आती है अपने संसाधनों का विकास। संसाधन, यह हमें बार बार में ध्यान में रखना पड़ेगा कि संसाधन क्या है। प्रत्येक व्यवसायिक उपक्रम के अंदर मुख्य रूप से 6 प्रकार के ही संसाधन हैं: मानव, मशीन, मुद्रा, कच्चा माल, विधि, और इन सब का समुचित उपयोग करने के लिए बाजार। तो जो भी ये संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, इन संसाधन हमें कितने मिले हैं ये मायने नहीं रखता है। हमें संसाधन कम मिले हैं, ज्यादा मिले, ये मायने नहीं रखता। संसाधन पर्याप्त मात्रा में है लेकिन बेकार पड़े हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है। संसाधनों को उसका विकास करना अति आवश्यक होता है, और संसाधनों का विकास यानी जो भी संसाधन मिले हैं उन संसाधनों को और उच्च कोटि का बनाना। संसाधन कम है लेकिन उच्च कोटि का बनाया जा सकता है, और यह कैसे संभव हो सकता है? प्रबंध के जरिए इसे संभव बनाया जा सकता है। संसाधन कम है, कम संसाधन होते हुए भी हमें उच्च गुणवत्ता के जरिए प्रबंध कैसे और उन्हें उनका विकास किया जा सकता है, यानी उनको और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट बात आती है अपनी संसाधनों का समुचित उपयोग। जो भी संसाधन प्राप्त हुए हैं हमें केवल विकास ही नहीं करना, उनका उपयोग कैसे किया जाए। जो भी हमें संसाधन क्या है? मुख्य रूप से मानवीय और भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन, मानव विशेष, ये अपन में बार बार में बात आ चुकी है कि मानवीय संसाधनों का जब तक समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता है, प्रत्येक मानव में कार्य करने की क्षमता होती है और वह पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करता है। और प्रबंध के कारण, प्रबंध ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण वह अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य करता है। संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग प्राप्त कर उच्च स्तर प्राप्त करना, उच्च स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करना। सबसे पहले आता है अपना कच्चा माल।
6 हम कार्य करते हैं। मटेरियल, कच्चा माल श्रेष्ठ किस्म का होना चाहिए। मानव का उपयोग है, श्रेष्ठ किस्म के कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, उनको अच्छा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और मानव विशेष का भी विकास होना चाहिए। मशीन, उच्च क्वालिटी की मशीन का क्रय किया जाना चाहिए। मुद्रा, पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था होनी चाहिए। और विधि कि हम मेथड कौन सा अपनाएं, विधि कौन सी अपनाएं, क्योंकि विधि हालांकि सभी अपनाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ विधि कौन सी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इन 5 संसाधनों को, माल को तैयार कर हमें बाजार विशेष की आवश्यकता होती है कि उस बाजार विशेष में हम अपने माल को किस प्रकार से बेच सकते हैं। इन संसाधनों, 5-6 संसाधनों का उपयोग तभी संभव होता है जब हम उच्च गुणवत्ता की वस्तु का उत्पादन करें, और उच्च गुणवत्ता की वस्तु का उत्पादन तभी संभव होता है जब प्रबंध का कार्य सुचारू रूप से होता है। और बिना प्रबंध के हम उच्च गुणवत्ता की वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते हैं और न ही उच्च स्तर प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिल गेट्स से पूछा गया कि आप इस स्तर पर पहुंचे हैं, इस स्तर पर, इस मुकाम पर पहुंचने का कारण क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है। तो उनका एक ही जवाब था कि हमारे प्रबंध की व्यवस्था अच्छी है। और प्रबंध की व्यवस्था किससे अच्छी हो सकती है? कर्मचारियों से। पर ये बात अपन कर सकते हैं, प्रबंध के क्या करता है? दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाता है। वो केवल नियोजन करता है, योजनाएं बनाता है, योजनाएं बनाकर अपने अधीनस्थों को देता है। और श्रेष्ठ कर्मचारी जो होते हैं वो उच्च प्रबंधक को, अपनी संस्था को उच्च स्तर पर पहुंचाते हैं। माउथ पब्लिसिटी एक बार जिस क्षेत्र में चली जाती है, वो चाहे सही हो या गलत हो, सही के क्षेत्र में चलती है तो उच्च स्तर पर ले जाती है, और माउथ पब्लिसिटी अगर डाउनफॉल में चलती है तो निम्न स्तर पर भी ला सकती है। लेकिन प्रबंध के जरिए उसको साधनों का समुचित उपयोग कर उच्च स्तर प्राप्त करती है। नेक्स्ट बिंदु आता है अपना नव परिवर्तन एवं उनका उपयोग करना। नव परिवर्तन, हालांकि सामान्य बात में अगर हम करें तो परिवर्तन संसार का नियम है। प्रोफेसर गोवर ने भी कहा है कि वातावरण में अगर कोई चीज स्थायी है, वातावरण जिसमें हम जानते हैं कि अपने इर्द गिर्द जो वायु का आवरण है उसे वातावरण कहते हैं, वातावरण में अगर कोई चीज स्थायी है तो वो है परिवर्तन। इसका मतलब कोई भी चीज वातावरण में स्थायी नहीं है, और प्रत्येक ग्राहक, प्रत्येक उपभोक्ता वस्तुओं में परिवर्तन चाहते हैं। और यह परिवर्तन तभी संभव हो सकता है जब प्रबंध का कार्य सुचारू रूप से हो। परंपरागत और रूढ़िवादी जो प्रवृत्तियां हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति अपनाना नहीं चाहता है, उनसे हटकर कुछ कार्य करना चाहता है, उनसे हटकर उनका उपभोग करना चाहता है, उनसे हटकर कुछ उपयोग करना चाहता है। तो नव परिवर्तन किसी वस्तु में परिवर्तन करके उसे और अधिक उपयोगी बनाना, वस्तुओं का जो भी उपयोग किया जा रहा है, जो भी उपभोग किया जा रहा है उसमें परिवर्तन करके नई वस्तुओं का उत्पादन करना। सामान्य बाइक है, उस बाइक में वही इंजन है, उसका मूल्य मान लेते हैं 50,000 रुपये है, और उस बाइक में उसको अधिक और मॉडिफाई कर दिया जाए और तो उसको का मूल्य बढ़ा दिया जाता है। हालांकि उसमें वही इंजन है, वही माइलेज दे रहा है, वही उसका सामान्य तौर पर है, लेकिन वो उसका दिखावा ज्यादा हो गया, तो नव परिवर्तन हो गया। चिकनाई युक्त वसा साबुन है, चिकनाई युक्त साबुन को उसको हटाकर वसा युक्त साबुन को नया उपयोगी और अधिक उपयोगी बनागा, चिकनाई उसमें हटा देना। सामान्य फोन है, सामान्य फोन पर केवल बात होती है, सामान्य फोन पर हम बात कर सकते हैं, उसका कम मूल्य होता है, लेकिन उसे और अधिक कंप्यूटराइज्ड कर दिया, उसके अंदर और अधिक वर्जन दे दिए और कंप्यूटराइज कर उसको और अधिक बढ़ा दिया तो उसका मूल्य और अधिक हो गया, और मूल्य बढ़ा दिया तो लाभ की मात्रा भी है वो बढ़ गई। इसी प्रकार से वितरण की श्रृंखला, वितरण की श्रृंखला के अंतर्गत थोक व्यापारी, आज बंबई में कपड़े का काम होता है, पूरे भारतवर्ष के अंदर उसका उपभोग और उपयोग किया जाता है, उपभोग और उपयोग किया जाता है। अब
उत्पादक बंबई में बैठा है, उत्पादक जो है वो बंबई में बैठा है। उत्पादक के बाद में थोक विक्रेता के बाद में फुटकर विक्रेता और फुटकर विक्रेता के बाद में आम उपभोक्ता। ये एक वितरण की श्रृंखला है। इस वितरण की श्रृंखला में उत्पादक भी लाभ कमाएगा, थोक व्यापारी भी कमाएगा, फुटकर व्यापारी भी कमाएगा और उपभोक्ता को वस्तु का विक्रय करेगा। अगर इस वितरण की श्रृंखला को अगर कम कर दिया जाए, वितरण की श्रृंखला को कम कर दिया जाए, सीधे उपभोक्ता तक अगर माल पहुंचे तो लाभ की मात्रा है वो कम हो जाएगी, उपभोक्ताओं को वस्तु है वो कम मूल्य पर प्राप्त होगी। यह किसके द्वारा संभव हो सकता है? नव परिवर्तन के द्वारा, नई वस्तुओं का उपयोग करके संभव हो सकता है। नेक्स्ट आता है अपना विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय। विभिन्न रुचि समूह में समन्वय, विभिन्न रुचि समूह व्यवसायिक संस्था में कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनमें आपस में तालमेल स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके। व्यवसायिक संस्था में मुख्य रूप से आता है अपने स्वामी। स्वामी कौन होता है? स्वामी वो होता है जो संस्था का मालिक होता है। संस्था का मालिक क्या चाहता है? लाभ चाहता है, अधिक से अधिक लाभ चाहता है, कोष के रूप में राशि होनी चाहिए। और कर्मचारी जो चाहता है वो वेतन चाहता है। कर्मचारी चाहता है वेतन, पर्याप्त मात्रा में वेतन मिलना चाहिए। और ग्राहक उच्च स्तर की वस्तु चाहते हैं। आपूर्तिकर्ता जो माल का आपूर्ति करते हैं, माल को समय पर पहुंचाते हैं। वित्तीय संस्थान जो हमें ऋण देती है, निवेशक जो हमारे संस्था के अंदर हमारी कंपनी में निवेश करते हैं, उनमें मुख्य रूप से शेयर होल्डर हैं और ऋण पत्रधारी हैं। सरकार भी ये चाहती है कि टैक्स के रूप में उनको पर्याप्त मात्रा में राशि प्राप्त हो सके। तो इन सब में समन्वय स्थापित कर उनमें आपस में तालमेल स्थापित कर स्वामी चाहते हैं कि कोष के रूप में राशि रहे, लाभ की मात्रा अधिक हो। कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी वेतन में वृद्धि हो। ज्यादातर हड़ताल, तालाबंदी इत्यादि होने का कारण क्या होता है कि कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी वेतन अधिक चाहते हैं और उनको पर्याप्त मात्रा में वेतन नहीं मिलता है, तो हड़ताल, तालाबंदी इत्यादि होती है। तो इन दोनों में समन्वय स्थापित कौन कर सकता है? प्रबंधक, कि स्वामियों को भी पर्याप्त मात्रा में लाभ मिल सके और कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में वेतन मिल सके। समन्वय कर आपस में तालमेल कर प्रबंध के जरिए एक प्रबंधक है वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकता है। ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तुएं पहुंचाकर, आपूर्तिकर्ता को अग्रिम राशि देकर, समय पर उनका कार्य कर, वित्तीय संस्थाओं को समय पर ब्याज व मूल राशि का भुगतान कर, निवेशकों को उनका लाभ, सरकार को ऋण इत्यादि सभी में समन्वय स्थापित तभी किया जा सकता है जब प्रबंध का कार्य सुचारू रूप से होता है। इस प्रकार से अपने मुख्य रूप से प्रबंध का महत्व है वो और बढ़ जाता है। देखिए, हालांकि अपन ऑफलाइन क्लास के अंदर प्रबंध का महत्व वो विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये निबंधात्मक के रूप में भी पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।